गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, जैसे कि हम ना बायो स्टार्ट की थी 10th क्लास में कंप्यूटर में। कल हमने बायो में क्या किया था, मैंने आपको बताया था लाइफ प्रोसेस हम स्टार्ट किया था। लाइफ प्रोसेस का मतलब है वो एक्टिविटीज़ जो कि हमें लाइफ को चलाने के लिए जरूरी चाहिए। जैसे न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब न्यूट्रिशन होगा तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एक्सक्रिएशन। ये सब प्रोसेसेस किस में आते हैं, आपके लाइफ प्रोसेस में आते हैं। फिर हमने कहा था कि एक लिविंग थिंग्स होती है, एक नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। लिविंग थिंग्स में वी ह्यूमन बीइंग, ग्रीन प्लांट्स और आपके एनिमल्स आएंगे। नॉन लिविंग थिंग्स में आपके नॉन ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे। फिर मैंने कहा था कि जैसे हम लोग तो मूवमेंट के थ्रू पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ लिविंग थिंग है और कौन सी नॉन लिविंग थिंग है। तो हम तो चल सकते हैं, एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन प्लांट्स के बारे में हम कैसे बता सकते हैं कि वो लिविंग थिंग्स हैं। जैसे प्लांट्स भी मूवमेंट करते हैं, जैसे उनकी लीव्स मूवमेंट करती है। जैसे मिमोजा या छुई का पौधा होता है, जब हम उसको छूते हैं तो उसकी पत्ती मुड़ जाती है, तो दैट इज़ द मूवमेंट। सनफ्लावर है आपका, उसकी सन रेज जब पड़ती हैं, जब सूरज होता है तो उसकी तरफ वो झुक जाता है, सो दैट इज आल्सो द मूवमेंट, दैट इज द एग्जांपल ऑफ लिविंग थिंग, ठीक है। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स किया था कि जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन का मतलब है फूड को लेना, यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, ठीक है, यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फूड लेने के बाद। उसके बाद जो हमारा न्यूट्रिशन है वो दो तरह का था, एक ऑटोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने बताया था कि जो अपना खाना खुद बनाएंगे, दैट्स जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। लेकिन जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे हम और एनिमल्स या नॉन ग्रीन प्लांट्स, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपका हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन थ्री टाइप्स का था, पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है स्टूडेंट्स जो डायरेक्ट फूड को लेते हैं, जैसे उसको फूड लिया, उसको डाइजेस्ट करेंगे, फिर उसको एब्जॉर्ब करेंगे, फिर इजेशन का प्रोसेस करेंगे, दैट आर नोन एज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हम आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, क्लियर। उसके बाद था आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया था कि एक होस्ट होता है, एक गेस्ट होता है, ठीक है। जो होस्ट होता है वो क्या करता है, उसको गेस्ट को फूड प्रोवाइड करता है, और जो गेस्ट होता है वो उसको हार्म करता है, मारता नहीं है लेकिन उसको हार्म करता है। जैसे आपको पता है जब छोटे बच्चे होते हैं उनके सिर भी क्या हो जाती हैं, जुएँ पड़ जाती हैं ना, तो वो जो जू होती है या जो लीस बोलते हैं उसको वो क्या करती है, हमारा ब्लड सक करती है, तो वो हमें हार्म कर रही है ना, और हमसे क्या कर रही है, हमसे फूड भी ले रही है, ठीक है। उसके बाद आपको बताता है कासकटा, इसका एक एग्जाम्पल है, अर्थवॉर्म इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्टूडेंट्स सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जो गली सड़ी चीज़ों से अपना फूड लेते हैं, जैसे कि डेड प्लांट से या डेड बॉडीज से, ठीक है। तो दैट वाज द सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें आपका मशरूम एंड फंजाई आ जाएगा। उसके बाद हमने शुरू किया था, मैंने आपको बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो ग्रीन प्लांट्स करते हैं, और ग्रीन प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो कैसे करते हैं, सन रेज की प्रेजेंस में करते हैं। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल के साथ मिलकर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है आपका, साथ में आपके ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन विल रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें इसमें तीन आपके स्टेप्स होंगे। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एब्जॉर्ब करोगे सन रेज को, ठीक है। जब आप सन रेज को एब्जॉर्ब कर लोगे, उसके बाद सनरेज को एब्जॉर्ब कौन करेगा, क्लोरोफिल करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो सनरेज को एब्जॉर्ब करेंगे तो जो सनलाइट है वो आपकी किस में चेंज हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में चेंज होगी। सन एनर्जी आपकी किस में चेंज होगी, केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। उसके बाद आपकी वाटर जो है, वाटर आपका टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन जो है, ऑक्सीजन आपका एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो आपकी रिडक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड की, और आपका क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा। ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन बहुत ज़्यादा, यू हैव टू, अगर पेपर में आ जाता है तो आपको ये लिख के आनी है, ठीक है। इसी से ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमने कहा था कि ये जो क्लोरोफिल है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्लोरोफिल की प्रेजेंस का हमें पता कैसे चलता है, ये ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, ग्रीन लीव्स में पाया जाता है ये, ठीक है।
अब हमारे पास हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर हमें पता लगाना है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो फूड बनाते हैं, किसकी फॉर्म में बनाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं। ग्लूकोज की फॉर्म में फूड को बनाएंगे और वो किसकी फॉर्म में स्टोर रहेगा, स्टार्च की फॉर्म में वो हमारा जो फूड होगा वो स्टोर रहेगा प्लांट्स में। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनके केस में हमारा जो फूड होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है। प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहेगा और एनिमल्स के केस में वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहेगा। क्लियर। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि अगर हमने देखना है कि जो हमारा स्टार्च है वो अगर हमारा प्रेजेंट है या नहीं है, हमें पता लगाना है, तो उसके लिए हमने एक टेस्ट किया था। हमने क्या किया था, एक लीफ ली थी। मैंने आपको कहा था कोई भी लीफ लो, अगर किसी भी प्लांट को हम 3-4 दिन के लिए अंधेरे में रख दें तो जो उसकी लीफ होती है वो प्लांट उतने दिन अपने पहले वाले स्टार्च को यूज करता है और उसके बाद 3-4 दिन के बाद वो स्टार्च खत्म हो जाता है, डी स्टार्च हो जाती है वो लीफ। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया था, हमने एक लीफ ली थी, एक लीफ को हमने कवर किया था एल्यूमिनियम फॉइल के साथ, एल्यूमिनियम फॉइल के साथ कवर किया था, ब्लैक पेपर के साथ उसको कवर किया था अच्छे से ताकि उसमें सनलाइट ना पड़ सके। फिर हमने उसको डार्क रूम में रखा था। ठीक है, फिर हमने उसको कहाँ रखा, सनलाइट में रखा। हमने क्या देखा, उसके ऊपर तो सूरज की रोशनी पड़ नहीं रही थी। फिर हमने उस लीफ को तोड़ के उस एल्युमिनियम फॉइल को उतार के 3-4 दिन के बाद उतार के फिर उसके बाद हमने क्या किया था, उसको एक बॉइलिंग वाटर लिया था। बॉइलिंग वाटर के अंदर एक बिक्कर डाला था, उसमें हमने अल्कोहल का सॉल्यूशन लिया था, उसमें वो लीफ डाल दी थी और वो लीफ क्या हो गई थी, डी स्टार्च हो गई थी और उसका जितना भी क्लोरोफिल का कलर था वो सारा उतर गया था, ग्रीन कलर कलरलेस हो गई थी। उसके बाद जब हमने उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट किया तो जो हमारा पोर्शन कवर था, ठीक है, उसमें तो वो स्टार्च प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, उसमें जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन का उसमें टेस्ट किया तो उसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया था। अगर जहाँ जिस पोर्शन पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं आ रहा है, इट मीन्स वो कैसा है, वहाँ पे आयोडीन प्रेजेंट, वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। और जहाँ पे आपका ब्लू एंड ब्लैक कलर बन रहा है, इसका मतलब उस पोर्शन में क्या प्रेजेंट है, आपका स्टार्च प्रेजेंट है। फिर एक होती है वेजिटेटिव लीव्स। वेजिटेटिव लीव्स होती है स्टूडेंट्स जिनमें आपने शायद देखा भी होगा कि कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो ग्रीन कलर की भी होती हैं और येलो कलर की भी होती हैं। ठीक है, मतलब उनमें ग्रीन और येलो 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं से सपोज आपका यहाँ से ग्रीन होगी तो यहाँ से येलो होगी, यहाँ से ग्रीन होगी तो यहाँ से येलो होगी, तो उनमें दोनों पार्ट्स होते हैं। उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, नहीं भी होता है। ठीक है, तो जहाँ पे तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, अगर हम उसके साथ आयोडीन का टेस्ट करेंगे तो वो तो ब्लू और ब्लैक में चेंज हो जाएगा। और जहाँ पर वो येलो कलर का अगर हम आयोडीन का टेस्ट करेंगे तो इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब वो आयोडीन सॉल्यूशन का जो टेस्ट होगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर हमने क्या करना है, इससे हमें पता चल गया कि क्लोरोफिल हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, एक हमने बिकर टाइप कुछ लिया। ठीक है, उसमें मैंने कोई प्लांट रख दिया। जब मैंने उसमें प्लांट रखा तो इसको मैंने बंद कर दिया अच्छे से, नीचे से मैंने वैसलीन से इसको बंद कर दिया ताकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्रॉस ना हो सके। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या देखा, जब 3-4 दिन के बाद मैंने इसको बंद करके रखा, लीफ को या उस प्लांट को बंद करके रखा उस पॉट के अंदर, तो गैस का कोई क्रॉस नहीं हो सका। जब गैस क्रॉस नहीं हो सकी तो इस लीफ ने 3-4 दिन अपने अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी उसको यूज़ किया। थोड़े टाइम के बाद वो खत्म हो गई। फिर से हमने स्टार्च सॉल्यूशन का टेस्ट करके देखा तो हमने क्या लिया, आयोडीन सॉल्यूशन डाला। आयोडीन सॉल्यूशन पे डालने पे अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं। ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है तो आप उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन भी डाल के रख सकते हैं साथ में थोड़ा सा, ताकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करे, जितनी भी उस बिकर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, उसके बाद था स्टूडेंट्स आपका, इसमें हमने करना था, तो हमारी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें हमारे 3 रॉ मटेरियल्स हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। वो हमें चाहिए। एक तो सनलाइट चाहिए, हमें क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड हमें एयर से मिलेगी, वाटर हमें सॉइल से मिलेगा। ठीक है, सनलाइट हमें मिल जाएगी और क्लोरोफिल हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्लांट्स कैसे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, प्लांट्स में जो लीफ होती है, लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। सुन, पोर्स का मतलब होता है छोटे छोटे छेद होते हैं। उन छेद में बीन लाइक स्ट्रक्चर होती है ऐसे। ठीक है, और इसमें ये
पोर्स बने, यहाँ पे गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे हमारी राजमा होती है या जैसे हमारी किडनी होती है, किडनी की शेप की तरह होती है ये, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। जो हमारी लीफ है, लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे स्टोमेटा। स्टोमेटा से एक्सचेंज होगा गैसेस का। अब क्या होगा, इसमें गार्ड सेल्स लगे होंगे। गार्ड सेल्स क्या करेंगे, जब जो वो लीफ है, लीफ के जो स्टोमेटा है या जो पोर है, जब वो खुलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसके अंदर जाएगा, तब वो स्वेल कर जाएगा, और जब वो उसमें से बाहर निकलेगा तो वो श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी उसके अंदर जाएगी, लीफ उसको क्या करेगी, क्लोरोफिल के प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्लोरोफिल के थ्रू उसको यूज करेगी और क्या बनाएगी, ग्लूकोज बनाएगी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता चलेगी कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बनेगी, जो स्टोमेटा है, लीफ के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, उनकी ओपनिंग होगी। गार्ड सेल्स क्या करेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और जब वो खुलेंगे तो उसके अंदर एयर और वाटर चला जाएगा, तब वो स्वेल करेंगे। जब वो बाहर निकलेगी तो वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। दूसरा, आपको पानी कहाँ से मिलेगा, पानी आपको सॉइल से मिलेगा। सॉइल में आपको पता है, सॉइल में हम मिट्टी में ही पानी डालते हैं, जब हम पौधे में डालते हैं तो वहाँ से उसको वाटर मिलेगा, बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे। उसके अलावा उसको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं वो सारे कहाँ से मिलेंगे, सॉइल से मिलेंगे। जो नाइट्रोजन है वो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की फॉर्म में पाई जाएगी, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स की फॉर्म में पाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका, ये आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो भी लीफ में पाया जाता है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रीन कलर ऑफ लीफ। उसके बाद आता है, ये तो हो गया आपका प्लांट्स का। अब आता है आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप सबको पता है, न्यूट्रिशन तो मैंने आपको बताया, टेक ऑफ फूड, फिर उसको हम क्या करेंगे, एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, दैट इज नोन एज द न्यूट्रिशन। उसके बाद आपके 3 तरह के आपके एनिमल्स होते हैं। वन इज हर्बीवोरस, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, एक आपका ओमनीवोरस और एक आपका कार्निवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स को, ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, ठीक है, उसको, या जो जो ग्रास को खाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस बोलेंगे, ठीक है। जैसे डियर हो गई, ठीक है, और आपका हो जाएगा उसमें डियर आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। कार्निवोरस हो जाएगा जो किसको खाएंगे, दूसरे एनिमल्स को खाएंगे, दैट आर नोन एज द कार्निवर्स। जैसे आपका टाइगर हो गया, ठीक है, आपका वो क्या बोलते हैं उसको, टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, फ्रो हो गया, वल्चर, किंगफिशर हो गया, ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, कार्निवोर्स के। उसके बाद आता है आपका ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स का मतलब जो प्लांट्स को भी खाएंगे और साथ के साथ वो किसको खाएंगे, एनिमल्स को भी खाएंगे। उसमें ह्यूमन बींग आ जाएंगे, उसमें आपके एनिमल्स आ जाएंगे, जैसे डॉग हो गया, ठीक है, कैट होगी। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनीवोर्स। अब आता है स्टूडेंट्स आपका कि जो न्यूट्रिशन है एनिमल्स में, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, उसका क्या प्रोसेस है। तो उसमें आपके 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है आपका डाइजेशन, ठीक है, सॉरी, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आपके 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है स्टूडेंट्स आपका इंजेशन, ठीक है। सेकेंड है आपका डाइजेशन। थर्ड है आपका एसिमिलेशन, पहले एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, और आफ्टर दैट योर लास्ट वन इज इजेशन। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर हम इसको डिटेल में करेंगे। इंजेशन, इनका मतलब लेना, फूड को हम अपने मुंह में लेंगे, ठीक है, दैट इज नोन एज द इंजेशन। डाइजेशन का मतलब हमने फूड को च्यू किया, अब वो फूड कहाँ जा रहा है, हमारे स्टमक में गया, वहाँ पे वो डाइजेस्ट होगा विद द हेल्प ऑफ द जूसेस, ठीक है, एंड एंजाइम्स। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, फूड डाइजेस्ट हो गया, इट विल एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, इट विल सर्कुलेट इन द बॉडी थ्रू द ब्लड। उसके बाद आपका आता है एसिमिलेशन। अब जब आपकी बॉडी को
एनर्जी मिलेगी आपकी बॉडी को। जब ब्लड सर्कुलेट होगा, सारे न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट करेंगे तो आपकी बॉडी में क्या होगी, ग्रोथ होगी। जो आपके डेड सेल्स हैं दे विल रिपेयर, दैट इज द एसिमिलेशन एंड द इजेशन। इजेशन मीन्स अब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है बॉडी का, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, दैट विल बी रिमूव्ड बाय द बॉडी। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्टिंग से करते हैं इन डिटेल। व्हाट इज द न्यूट्रिशन प्रोसेस इन एनिमल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1 मार्क क्वेश्चन विल कम श्योरली फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, तो इंजेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, हम थोड़ा इसको इजी वे में करेंगे। तो सबसे पहले आता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या है, जैसे हम कहते हैं मे आई कम इन, कम इन का मतलब कम इन, मैं अंदर आ जाऊँ। तो फूड भी हम क्या करेंगे, अब अंदर लेंगे। सबसे पहले हमने फूड लिया, फूड को हमने मुंह में लिया। ठीक है, वी विल टेक फूड इन द माउथ एंड वी विल च्यू इट। हमने उसको क्या किया, च्यू किया, दैट विल कम इन द इंजेशन। बस इंजेशन में आपने इतना ही करना है कि आपने फूड लिया मुंह के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन में स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, डाइजेशन आपकी स्टार्ट होगी जब आपके माउथ से ही आपकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। कैसे, आपने फूड लिया, वो इंजेशन में आ गया। अब डाइजेशन में आप क्या करोगे, फूड क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसको आप सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ोगे। हमने क्या किया, जब हम मुंह में फूड डालते हैं, खाना जब हम मुंह में डालते हैं, हम उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हम उसको च्यू करते हैं विद द हेल्प ऑफ द टीथ। तो यहाँ पे आपके 2 प्रोसेसेस होंगे, एक तो आपका होगा फिजिकल प्रोसेस, एक होगा स्टूडेंट्स आपका केमिकल प्रोसेस। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस मीन्स आपके जो दांत हैं वो आपके जो आपका फूड है उसको च्यू कर रहे हैं, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ रहे हैं, तो काम हो रहा है, तो दैट इज द फिजिकल। केमिकल प्रोसेस में क्या होगा, जो आपके मुंह में ये सलाइवा निकलता है, जो थूक निकलता है, दैट इज द सलाइवा। ठीक है, ये सलाइवा आपका आपके फूड के साथ मिक्स हो जाएगा और वो आपके फूड को अंदर निगलने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका केमिकल प्रोसेस। अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि जब हमने खाना खाया, खाने को हमने च्यू किया, वो स्लाइवा के साथ मिक्स हुआ। स्लाइवा कहाँ से आ रहा है, हमारे मुंह के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स है, वहां से वो स्लाइवा निकल रहा है और वो हमारे फूड के साथ क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। जब वो फूड के साथ मिक्स होगा, हमारा फूड क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, गिल्ला हो जाएगा, और वो कहाँ चला, हम उसको इजिली स्वेलो कर सकेंगे या उसको इजिली निकल सकेंगे। फिर यहाँ पे हमारे फूड पाइप है, वो फूड पाइप के थ्रू, जिसको हम ओसोफोगस या कुछ लोग एसोफोगस भी बोलते हैं, ठीक है, वो फूड पाइप के थ्रू हमारे कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। अब जब स्टमक में वो जाएगा स्टूडेंट्स, तो जो हमारा स्टमक है वो जे शेप का है और वो लेफ्ट साइड में पाया जाता है हमारे एब्डोमेन के। लेकिन वहां जाने से पहले फूड पाइप में हमारी क्या होगी, पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट। पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि हमारी जो यहाँ पर मसल्स हैं, जब हमारा फूड जाएगा ना तो हमारी मसल्स ऐसे 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 मूव करेंगी। ठीक है, एकदम से वो ऐसे अंदर नहीं चला जाएगा फूड, वो थोड़ा आराम आराम से जाएगा। तो जो हमारी फूड पाइप है वो थोड़ा ऐसे ऐसे करेगी। ठीक है, ये चीज हमारी मूवमेंट करेगी, दैट इज नोन एज द पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट। इसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगी, दैट इज नोन एज द पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट। किसमें, फूड पाइप में। अब उसके बाद जो हमारा फूड है वो हमारे स्टमक में गया। स्टमक हमारा, मैंने आपको बताया, एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में पाया जाएगा। उसकी शेप कैसी होगी, जे शेप होगी। क्लियर। अब जब हमारा फूड जे शेप स्टमक में चला गया, वहां पर जाकर हमारा फूड 3 to 4 आवर्स रहेगा और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होगा और वो कैसा बन जाएगा, सेमी सॉलिड बन जाएगा। ना तो वो सॉलिड होगा, ना ही वो कंप्लीटली लिक्विड होगा। ठीक है, तभी कहते हैं ना कि खाना खाने के एकदम बाद हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। जैसे पेट भर के खाना खा लिया ना, बार बार जो खाते हैं लोग फैटी हो जाते हैं, तो पहले वाला फूड है उसको डाइजेस्ट होने में 3 to 4 आवर्स लगते हैं। अब वो जब हमारे स्टमक में फूड गया, सेमी सॉलिड बन गया, अब हमारे स्टमक में मेन काम स्टार्ट होगा। हमारे स्टमक से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा और उस गैस्ट्रिक जूस में हमारे 3 होंगे, एक तो पेप्सिन, एक होगा एसिड, एक होगा स्टूडेंट्स आपका म्यूकस। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा आपके पेट में खाना आया। ठीक है, पेट में आपका क्या है, जे शेप का है, वहाँ 3-4 घंटे वो रहेगा, सेमी सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, और वहां पर आपका एक गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा जिसमें 3 पार्ट्स होंगे, एक पेप्सिन होगा, एक आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, एक आपका होगा म्यूकस। अब जो स्टूडेंट्स आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या जो पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस है, सबसे पहले जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो काम करेगा। वो क्या करेगा,
हमारे पेट के अंदर एसिडिक मीडियम बनाएगा। क्या करेगा वो? एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम वो क्रिएट करेगा। अब वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा, एक तो ये काम हो गया HCl का। दूसरा, ये जितने भी हमारे पेट में बैक्टीरिया चले गए हैं, ठीक है, जब हमने खाना खाया तो कुछ बैक्टीरिया अंदर चले गए बॉडी में, उनको क्या करेगा? ये किल करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। जो हमारे फूड में प्रोटीन होता है ना, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। लेकिन ये पेप्सिन कहता है मैं कभी अकेला काम नहीं करूंगा, मैं तब काम करूंगा अगर HCl प्रेजेंट होगा। तो जो HCl ने एसिडिक मीडियम क्रिएट किया है, वो इस पेप्सिन के लिए क्या है? ताकि ये अपने वर्क को कर सके और प्रोटीन को फूड से अलग कर सके। क्लियर? अब उसके बाद आता है हमारा म्यूकास। म्यूकास का क्या काम है स्टूडेंट्स? म्यूकस का काम है कि वो क्या करता है? हमें अल्सर की प्रॉब्लम से बचाता है। अल्सर की प्रॉब्लम से कैसे बचाता है? वो क्या करता है कि जो हमारे पेट में, देखो जब हम ज़्यादा मसाले खाते हैं ना, तो अब हमें अल्सर की दिक्कत होती है। तो हमारी इनर लिनिंग को ये एसिड से बचा के रखता है। ठीक है, तो अल्सर की प्रॉब्लम से हमें बचाता है। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। ठीक है, उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका, आपने खाना खाया, ये 3 जूसेस रिलीज हुए। अब उसके बाद हमारा क्या होगा? हमारा फूड कहाँ चला जाएगा? पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड गया, तो हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एक मसल के थ्रू जाएगा, दैट इज नोन एज द स्पिंचर मसल। ठीक है, स्पिंचर मसल के थ्रू हमारा फूड स्टमक से कहाँ चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। ऐसे स्पिंचर, ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन। और पेट में कैसे आया था? पेट में हमारा कैसे आया था? स्टमक में कैसे आया था? फूड पाइप से आया था। फूड पाइप में कौन सी मूवमेंट हुई थी? पेरिस्टलिटिक मूवमेंट हुई थी। ठीक है, अब वो कहाँ आ गया स्टूडेंट? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन एक नाम है छोटी आंत का। छोटी आंत को हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, लेकिन वो स्मॉल नहीं है, वो बहुत लॉन्ग पाइप है और उसकी जो लेंथ होती है दैट इज 6.5 मीटर। 6.5 मीटर लंबी है, लेकिन हम उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है व्हाई वी कॉल इट स्मॉल इंटेस्टाइन। है तो वो बहुत लंबी, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो रास्ता है, जो उसका पाथ है, वो बहुत ज्यादा नैरो है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? अब उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो हमारा फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा जितना डाइजेशन का प्रोसेस है दैट विल बी कंप्लीटेड। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपका क्वेश्चन आता है कि इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी द फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड। फूड किस में कंप्लीटली डाइजेस्ट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टूडेंट्स एक तो हर्बीवोरस होते हैं ना, एक क्या होते हैं? एक एनिमल्स होते हैं, एक हम ह्यूमन बींग है। जो ह्यूमन बींग है उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है, और जो हमारे एनिमल्स होते हैं हर्बीवोरस, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो बहुत लंबी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो खाना खाते हैं वो क्या खाते हैं? घास खाते हैं ना, उनको हम रूमिनेंट एनिमल्स भी बोलते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो उनके जो रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं, उनका जो खाना होता है उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है, और सेलुलोज जो होता है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। आपने देखा होगा कि कभी जो ये रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, जैसे भैंस होगी या गाय होगी, आपने देखा होगा ये बार बार ना मुंह चलाते रहते हैं अपना। तो जब ये एक बार खाने को खाते हैं, उसके बाद ये उस घास को निगल लेते हैं, लेकिन उस टाइम उनकी जो घास होती है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होती। वो फिर से उसको अपने मुंह में लेके आते हैं और फिर से उसको क्या करते रहते हैं? चबाते रहते हैं। तो दैट आर नोन एज द रूमिनेंट एनिमल्स। सेलुलोज उनके फूड में प्रेजेंट होता है। सेलुलोज इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, इसीलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको कहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा मेन डाइजेशन का काम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो होते हैं, एक होता है लीवर, ठीक है, एक होता है आपका पेनक्रियाज। तो लीवर क्या करता है स्टूडेंट्स? लीवर में से एक जूस निकलता है दैट इज नोन एज द बाइल, और ये येलो कलर का जूस होता है। स्टोर कहाँ पे होता है? ये होता है, मैंने क्या कहा, लीवर जो होता है उसमें से बाइल निकलता है, येलो कलर का होता है, और ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। अब इसका क्या काम होता है? बाइल का काम होता है कि जो हमारे पेट में एसिडिक मीडियम बना था ना, अब वो खाना कहाँ आ रहा है? सारा डाइजेस्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसमें कुछ ना कुछ एसिडिक होगा पार्ट, उसको ये क्या करेगा? एल्केलाइन में कन्वर्ट करेगा। तो उसको एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा। कौन? बाइल।
क्लियर। सेकंड, उसका क्या काम होता है, ये जितना भी हमारे फूड में फैट होता है उसको तोड़ने में हमारी हेल्प करता है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा आता है, ये तो हो गया हमारा लीवर का काम। सेकंड है हमारा, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस विल बी रिलीज्ड, ठीक है। पैनक्रियाज से क्या निकलेगा, पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा, जो कि आपका उसमें एक ट्रिप्सिन होगा और एक होगा आपका पेप्सिन। पेप्सिन तो आपका क्या करेगा, एक आप, ये तो आपका फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, फैट को तोड़ने में हेल्प करेगा। ये आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि यहाँ पर भी आपका पैनक्रियाज ने और लीवर ने सारा फूड डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आपका जो फूड है वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जितना भी फूड आएगा। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, हाँ एक और बात है कि जब हमारा ये फूड टूटता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये छोटे छोटे पीसेस में टूटता है। ये छोटे छोटे पीसेस में जब टूटेगा तो ये अपने सरफेस एरिया को क्या करेगा, बढ़ा लेगा। तो हमारे पास एक टर्म आती है विली, क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाट इज विली। विली क्या होती है, एक फिंगर ना, एक प्रोजेक्शन होती है फिंगर्स की तरह हमारे अंदर एक स्ट्रक्चर बन जाती है। वो क्या करती है, पूरे सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है ताकि एब्जॉर्प्शन जल्दी से और इजीली हो सके, ठीक है। दैट इज द फंक्शन ऑफ विली। उसके बाद क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा स्टूडेंट्स, लार्ज इंटेस्टाइन में अब सारा फूड आपका डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। सारी बॉडी ने उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो फूड आपका रह गया, मतलब जो आपका वाटर रह गया और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट था वो कहाँ चला गया, वाटर और अनडाइजेस्टेड पार्ट कहाँ चला गया आपका, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, अनडाइजेस्टेड पार्ट को तो नहीं एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन वो आपके वाटर को एब्जॉर्ब करेगी ताकि बॉडी उसको बाद में यूज कर सके। और जितना भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको वो कहाँ भेज देगी, एनस में भेज देगी, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन में आपका क्या हुआ कि जो विली थी उसने सरफेस एरिया इंक्रीज किया और सारे फूड को एब्जॉर्ब कर दिया। ब्लड के थ्रू सारी बॉडी में आपका जो भी फूड था वो सारा डाइजेस्ट हो गया, सॉरी एब्जॉर्ब हो गया। एक बात स्टूडेंट्स की, जो आपका प्रोटीन जब आपके टूटे थे तो वो टूटे थे आपके एमिनो एसिड्स में, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटे थे, ठीक है। और आपका जो फैट था वो टूटा था आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, एंड ग्लिसरॉल में। उसके बाद आपका जो एक और था आपका, दैट वाज द कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या मिला था, ग्लूकोज मिला था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रोटीन था उन्होंने अमीनो एसिड रिलीज किए, फैट ने फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या मिला, ग्लूकोज मिला। अब उसके बाद जब डाइजेशन का स्टेप कंप्लीट हो गया, एब्जॉर्प्शन होगी, फिर आपका था एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या है, पूरी बॉडी में आपके वाटर या जो भी आपके मिनरल्स थे या जो प्रोटीन था, अमीनो एसिड था, सारी बॉडी में सर्कुलेट हो गया विद द हेल्प ऑफ द ब्लड, ठीक है। अब आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी, साथ के साथ जितने भी आपके डेड सेल्स थे दे विल रिपेयर, दैट विल कम इन एसिमिलेशन। इजेशन में जितना भी आपका अनडाइजेस्टेड पार्ट था फूड का वो सारा क्या हो जाएगा, एनस में आके, जब वो एनस की ओपनिंग होगी वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। फूड आपका अनडाइजेस्टेड बॉडी से रिमूव हो जाएगा। ये था स्टूडेंट्स आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का प्रोसेस, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन का मतलब हमने फूड लिया, खाना कहाँ लिया, मुंह में लिया। डाइजेशन का स्टेप स्टार्ट हुआ, उसको हमने च्यू किया फूड को। तो जब च्यू कर रहे हैं तो हमारे दांत काम कर रहे हैं, दैट इज द फिजिकल प्रोसेस। अब वो फूड हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं मुंह में, उनके साथ मिक्स हुआ तो केमिकल प्रोसेस हो गया। वो फूड गीला हो जाएगा सो दैट इट कैन बी स्वेलोड इजीली। उसको हमने अच्छे से निगल लिया। अब उसके बाद वो फूड कहाँ चला गया, वो फूड पाइप से हमारे स्टमक में गया। लेकिन जब वो फूड पाइप से जा रहा है तो यहाँ पे पेरिस्टोलिटिक मूवमेंट होगी। हमारी जो फूड पाइप है वो कभी तो कॉन्ट्रैक्ट होगी, कभी एक्सपेंड होगी, दैट इज नोन एज द पेरिस्टोलिटिक मूवमेंट। अब वो फूड जब हमारे पेट में गया तो हमारा पेट शेप में गोल नहीं है, उसकी शेप कैसी है, जे शेप है। लेफ्ट साइड में पाया जाता है एब्डोमेन के, वहां पर आपका 3-4 घंटे फूड रहेगा, सेमी सॉलिड बनेगा। उसके बाद वहां पे आपके 3 गैस्ट्रिक जूस रिलीज होंगे। एक्सियल एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा ताकि जो आपका पेप्सिन है वो इजीली प्रोटीन को तोड़ सके। सेकंड
जो HCl का काम है वो बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन करना है, बैक्टीरिया को किल करना है। थर्ड आपका म्यूकस है, म्यूकस आपको अल्सर की प्रॉब्लम से बचाता है, ज्यादा एसिडिक मीडियम क्रिएट नहीं होने देता, ठीक है। अब उसके बाद स्टमक में आपका डाइजेशन हो गया। अब आपका फूड कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन कहने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन बहुत लंबी है। स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका पाथ नैरो है बहुत ज्यादा, ठीक है, टाइट है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे स्टमक से तो स्पिंचर मसल के थ्रू फूड जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके दो होंगे, एक लीवर होगा, एक पेनक्रियाज होगा। लीवर क्या करेगा? एक तो एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराएगा। सेकंड आपका जो फैटी एसिड है उसको तोड़ने में हेल्प करेगा। लीवर से बाइल जूस निकलता है, बाइल जूस जो होता है येलो कलर का होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। पेनक्रियाज क्या करेगा? पेनक्रेटिक जूस रिलीज करेगा, उसमें आपका ट्रिप्सिन और पेप्सिन होगा जो कि फैट और प्रोटीन को तोड़ने में हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया स्टूडेंट्स आपका, जब आपका प्रोटीन टूटा तो आपको अमीनो एसिड मिलेंगे, ठीक है। फैट टूटेगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, यू विल गेट द ग्लूकोज। सारी बॉडी का डाइजेशन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होगा। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और जो रूमिनेंट एलिमेंट्स हैं और यू कैन एनिमल्स हैं और यू कैन से जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं जो घास खाते हैं, उनका जो फूड होता है घास में सेलुलोज प्रेजेंट होती है जो कि कॉम्प्लेक्स है, जिसको तोड़ना इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए उनकी जो फूड पाइप होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा सारा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। देन अवर फूड विल गो इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? जितना भी अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। फिर आपका था एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में फूड सारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा विद द हेल्प ऑफ द ब्लड। उसके बाद आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, दैट विल कम इन द एसिमिलेशन। और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है दैट विल कम आउट फ्रॉम द बॉडी, दैट इज नोन एज द इजेशन, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स एक हमारे पास ना, हम तो कैसे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमारे अंदर देखो हर पार्ट के अलग अलग ऑर्गन के हर अलग अलग सेल्स हैं। जैसे किडनी के सेल्स अलग हैं, उनका फंक्शन अलग है। हार्ट के सेल्स अलग हैं, उनका फंक्शन अलग है। लार्ज इंटेस्टाइन के सेल्स अलग है, उनका फंक्शन अलग है। स्टमक के अलग है, हार्ट के अलग है, किडनी के अलग है, लीवर के अलग है। तो वी आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारा जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स है। एक हमारे पास होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का मतलब, यूनि का मतलब एक, जिनमें सिर्फ एक ही तरह के सेल प्रेजेंट होंगे। तो उसमें आपके दो ही एग्जांपल हैं स्टूडेंट्स, एक तो है आपका अमीबा और एक है आपका पैरामीशियम, ठीक है। अमीबा और पैरामीशियम में एक ही तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं, वो एक टाइम में एक ही तरह का काम कर सकते हैं। अब जो अमीबा होता है ना स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये भी क्वेश्चन आता है कि हम ह्यूमन बीइंग किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। जो हमारे ये है आपके अमीबा और पैरामीशियम है, दैट विल आल्सो कम इन द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्लियर। और अब हमारा आता है कि अमीबा कैसे न्यूट्रिशन का प्रोसेस करता है। तो अमीबा में भी सबसे पहले इंजेक्शन होगा, फिर डाइजेशन, आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। लेकिन अमीबा क्या करता है स्टूडेंट्स, अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है। सबसे पहले वो क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करके वो फूड को क्या करता है, अनगल्फ करता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, जो फूड है जब उसकी बॉडी में जाएगा तो वहाँ पे एक एंजाइम क्रिएट होगा जो उस फूड को डाइजेस्ट करने में उसकी हेल्प करेगा। अब उसने फूड को डाइजेस्ट कर लिया तो उस एंजाइम का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब वो फूड सारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद उसकी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। आफ्टर दैट अनडाइजेस्टेड पार्ट उसका जो फूड का होगा वो निकल जाएगा। वो जो अमीबा है वो एक टाइम में अनडाइजेस्टेड पार्ट को नहीं निकालता। जब अनडाइजेस्टेड फूड उसकी बॉडी में काफी सारा स्टोर होता है तो किसी भी हिस्से से अपने सेल मेम्ब्रेन को खोल के किसी भी हिस्से से क्या करता है, उस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये तो हमारे अमीबा में काम हो गया, ठीक है। किसने किया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ने काम किया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया भी बोलते हैं हम उसको, ठीक है। लेकिन जो हमारा जो मैंने आपको सेकंड बताया था दैट इज द पैरामीशियम। पैरामीशियम में हमारी इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं होती। पैरामीशियम में स्टूडेंट्स हमारी स्ट्रक्चर होती है जैसे हमारी चप्पल होती है ना, उसकी तरह उसकी स्ट्रक्चर होती है और उसमें बाहर बाल लगे होते हैं ऐसे, ठीक है। उन बाल को हम क्या बोलते हैं, सीलिया। एंड दैट सीलिया विल हेल्प द पैरामीशियम टू एब्जॉर्ब द फूड। वो क्या करता है, फूड को लेने में उसकी हेल्प करता है और सारा प्रोसेस उसका डाइजेशन का, फिर एब्जॉर्प्शन का और इजेशन का कंप्लीट होता है, ठीक है। सो दैट वाज द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू। शेयर द वीडियो विद अदर्स, सब्सक्राइब द चैनल।